कहा जाता है कि नेति की सिलाई इतनी बारीक होती है कि कोई भी, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली सम्राट भी, उसके धागे को नहीं देख सकता। यह कहानी मुगल साम्राज्य के एक शानदार फिर भी रहस्यमयी शहर फतेहपुर सीकरी की है, जहाँ की हवा में सत्ता, साजिश और एक प्राचीन रहस्य की गंध घुली हुई थी। यहाँ एक प्रसिद्ध और धनी व्यापारी के घर में, जिसका नाम मीर फराज था, उसकी इकलौती बेटी ज़रीना रहती थी। ज़रीना की ख्याति उसकी असाधारण सुंदरता और विनम्रता के लिए थी, लेकिन उससे भी अधिक उसकी अद्भुत कला, रेशम और सोने के धागों से बुनाई के लिए थी। उसके हाथ जादूगरनी के हाथों की तरह थे, जो साधारण कपड़ों को शाही कलाकृतियों में बदल देते थे। यहाँ तक कि शहंशाह अकबर की पत्नी जोधाबाई भी उसके द्वारा बुनी गई साड़ियों और दुपट्टों की प्रशंसा करती थी। ज़रीना का जीवन रेशम की तरह मुलायम और सोने की तरह चमकीला था। उसके पास वो सब कुछ था जो एक युवती चाह सकती थी, लेकिन उसकी दुनिया में एक अनोखा पहलू भी था। मीर फराज, उसका पिता, एक रहस्यमयी बुनाई से संबंधित एक प्राचीन अलौकिक कहानी पर विश्वास करता था। इस कहानी के अनुसार एक सुनहरा धागा, जिसे इलाही धागा कहा जाता था, देवी देवताओं द्वारा दिया गया था। कहा जाता था कि जो भी इस धागे से बुने गए कपड़े पहनता था, उसे अभूतपूर्व सौभाग्य और अमरता प्राप्त होती थी। लेकिन इस धागे को पाने का तरीका एक गहरी गोपनीय जानकारी थी, जो केवल कुछ चुनिंदा परिवारों को ही मालूम थी, और मीर फराज का परिवार उनमें से एक था। यही वह रहस्य था जिसने ज़रीना के जीवन को प्रभावित किया। उसके पिता ने उसे सख्त चेतावनी दी थी कि जब वह अपने ग्राहकों के लिए कपड़े सीती है, तो उसे हमेशा एक विशेष रस्म का पालन करना चाहिए। कपड़े के टुकड़ों को हमेशा पूरी तरह वापस कर देना चाहिए, यहाँ तक कि एक छोटा सा भी धागा या रेशम का टुकड़ा भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। यह न केवल ईमानदारी का प्रतीक था, बल्कि इसका संबंध उस प्राचीन धागे और उसके परिवार की सुरक्षा से भी था। एक दिन जब ज़रीना महल की बेगमों के लिए एक शानदार दुपट्टा बुन रही थी, तो उसके पास एक रहस्यमयी महिला आई। वह महिला साधारण वेशभूषा में थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने ज़रीना को एक अजीब सी चुनौती दी, एक ऐसा कपड़ा बुनना जो एक ही धागे से बना हो और उसकी बुनाई इतनी महीन हो कि उसे देखा न जा सके। महिला ने कहा कि यदि वह सफल हो जाती है, तो उसे एक अनमोल तोहफा मिलेगा। ज़रीना ने चुनौती स्वीकार कर ली। ज़रीना ने उस रहस्यमयी महिला द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार कर लिया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह उसके जीवन का सबसे कठिन काम होने वाला है। उसने दिन रात मेहनत की, अपनी पूरी कला और अनुभव का उपयोग किया। वह अपनी कला में इतनी खो गई थी कि उसने अपने पिता के उस महत्वपूर्ण नियम को नजरअंदाज कर दिया, कोई भी छोटा धागा या टुकड़ा अपने पास न रखना। इस काम में उसने अनजाने में कई छोटे छोटे रेशम के टुकड़े, सोने के धागों के महीन रेशे और एक बहुत ही खास धागा, जो इलाही धागा कहा जाता था, उसे अपनी जुबान से काट दिया था। हर बार जब वह ऐसा करती, तो उसके होठों पर एक अजीब सी हल्की सी जलन होती, लेकिन वह इसे काम की थकान समझकर अनदेखा कर देती थी। उसने अपने इस गुप्त काम के बारे में अपने पिता को भी नहीं बताया। मीर फराज, जो उस समय शहर के एक गंभीर राजनीतिक विवाद में उलझे हुए थे, उन्होंने भी अपनी बेटी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शहर में एक अफवाह फैल रही थी कि शहंशाह अकबर जल्द ही एक गुप्त खजाने की खोज शुरू करने वाले हैं, और यह खजाना शाही परिवार की नहीं, बल्कि फतेहपुर सीकरी के एक व्यापारी परिवार की अमानत थी। मीर फराज को शक था कि यह खजाना उनके परिवार के इलाही धागे से जुड़ा हुआ है। कुछ दिनों बाद ज़रीना ने आखिरकार वह रहस्यमयी कपड़ा बना लिया। वह एक ऐसा कपड़ा था जिसे छूने पर महसूस होता था, लेकिन आंखों से देखा नहीं जा सकता था। महिला फिर से उसके पास आई, उसके काम की प्रशंसा की और ज़रीना को एक पुराना चमड़े का बक्सा दिया।
उसने कहा, यह तुम्हारे काम का इनाम है। इसे कभी मत खोलना और इसे हमेशा अपने पास रखना। जैसे ही महिला चली गई, ज़रीना को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसके होठों की जलन तेज हो गई और उसका शरीर कांपने लगा। उसी रात शहर में एक भयानक भूचाल आया, जिससे कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के बाद मीर फराज घर लौटे और अपनी बेटी को बेसुध अवस्था में देखा। उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन ज़रीना का शरीर बेजान था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके होठों से एक काला धुआं निकल रहा था। मीर फराज समझ गए कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। मीर फराज का दिल टूट गया। उनकी बेटी, उनकी सबसे प्यारी और कीमती दौलत अब नहीं रही थी। लेकिन उसकी मौत साधारण नहीं थी। उसके होठों पर जलने के निशान थे और उसके शरीर से एक अजीब सी काली धुएं वाली गंध आ रही थी। मीर फराज ने तुरंत समझ लिया कि यह किसी दैवीय प्रकोप का परिणाम है। वह जानते थे कि ज़रीना ने उनके बताए नियम का उल्लंघन किया होगा और अब वह उस प्राचीन अभिशाप का शिकार हो गई थी जो इलाही धागे को अपवित्र करने वालों को दंडित करता था। दुहक में डूबे हुए मीर फराज ने अपने सबसे वफादार सेवक को बुलाया और उसे एक गुप्त कब्रिस्तान में ले जाने का आदेश दिया। यह कोई साधारण कब्रिस्तान नहीं था, यह उन परिवारों के लिए था जो इलाही धागे के संरक्षक थे। इस कब्रिस्तान में प्रत्येक कब्र एक विशेष रस्म के साथ खोदी जाती थी ताकि मरने वाले की आत्मा को शांति मिल सके और उसे कोई अलौकिक शक्ति परेशान न कर सके। जब वे कब्रिस्तान पहुंचे तो मीर फराज ने अपनी बेटी के शव को खुद दफनाया। अपनी जेब में उन्होंने अनजाने में उस चमड़े के बक्से को रखा हुआ था जो ज़रीना को रहस्यमयी महिला से मिला था। दफनाते समय बक्सा उनकी जेब से फिसलकर कब्र में गिर गया। मीर फराज ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनका ध्यान केवल अपनी बेटी के अंतिम संस्कार पर था। उसी रात फतेहपुर सीकरी के महलों में एक बड़ा हंगामा हुआ। शहंशाह अकबर की सबसे प्रिय रानी जोधाबाई की एक कीमती साड़ी गायब हो गई थी। यह कोई साधारण साड़ी नहीं थी, यह एक ऐसी कलाकृति थी जो विशेष रूप से जोधाबाई के लिए बुनी गई थी और माना जाता था कि यह शाही परिवार को भाग्य और समृद्धि दिलाती है। अकबर ने तुरंत अपने जासूसों को साड़ी खोजने का आदेश दिया। शहर में चारों ओर तनाव फैल गया क्योंकि सभी जानते थे कि अकबर का गुस्सा कितना भयंकर हो सकता है। जोधाबाई की साड़ी की चोरी की खबर ने पूरे फतेहपुर सीकरी में खलबली मचा दी थी। शहर के जासूस और सिपाही हर नुक्कड़ पर, हर गली में तलाशी ले रहे थे। मीर फराज अपनी बेटी के गम में डूबे होने के बावजूद इस घटना से चिंतित थे। उन्हें शक था कि यह चोरी साधारण नहीं थी, बल्कि यह उनके परिवार के गुप्त इतिहास और इलाही धागे से जुड़ी हुई थी। उन्होंने अपनी बेटी की मौत और जोधाबाई की साड़ी के गायब होने के बीच एक रहस्यमय संबंध महसूस किया। उसी रात जब शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था, एक बूढ़ी नौकरानी जो सालों से मीर फराज के घर में काम करती थी, ने एक भयानक सपना देखा। सपने में उसने ज़रीना को देखा, जिसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसके होंठ जले हुए थे। ज़रीना ने उसे बताया कि वह एक भयानक अजाब में है क्योंकि उसने एक छोटी सी गलती की है, एक अमानत में खयानत की है। वह नौकरानी डर के मारे कांप उठी और आधी रात को मीर फराज के कमरे में गई। उसने कांपते हुए आवाज में मीर फराज को अपना सपना सुनाया। मीर फराज को अपनी बेटी की मौत का रहस्य सुलझाने की एक उम्मीद की किरण नजर आई। मीर फराज ने अगले दिन सुबह एक फकीर से मुलाकात की जो अपनी रहस्यमय शक्तियों और अलौकिक ज्ञान के लिए जाने जाते थे। फकीर ने उनकी बातें सुनी और उनसे कुछ सवाल पूछे। क्या तुम्हारी बेटी ने किसी ऐसी चीज को अपने पास रखा था जो उसकी नहीं थी? फकीर ने पूछा।
क्या उसने कोई ऐसी आदत बना ली थी जो अमानत की मर्यादा को भंग करती हो? मीर फराज ने अपनी बेटी के बुनाई के काम के बारे में सब कुछ बताया और कैसे उन्होंने उसे हमेशा एक भी धागा अपने पास न रखने की हिदायत दी थी। तभी उन्हें जरीना के अंतिम काम की याद आई, वह अदृश्य कपड़ा जिसे उसने रहस्यमयी महिला के लिए बुना था। उन्हें याद आया कि जरीना उस काम में इतनी व्यस्त थी कि उसने कई बार धागों को कैंची के बजाय अपने दांतों से काटा था। फकीर ने मीर फराज की बात सुनकर कहा, यही वह गुनाह है। उसने धागों को अपने पास रखकर अमानत में खयानत की है और सबसे बड़ा गुनाह उसने अपने होठों से किया है जो पवित्रता का प्रतीक हैं। फकीर की बातें सुनकर मीर फराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी बेटी के गुनाह की गंभीरता का एहसास हुआ। उनकी बेटी ने न केवल अमानत में खयानत की थी, बल्कि उसने इलाही धागे की पवित्रता को भी भंग किया था, जिसे उनके परिवार ने सदियों से छिपा कर रखा था। फकीर ने उनसे कहा, तुम्हारी बेटी की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम उस अमानत को उसके सही मालिक को वापस नहीं लौटा देते। लेकिन वह अमानत क्या थी? वह कौन से धागे थे और किसका कपड़ा था? मीर फराज ने अपनी सारी याददाश्त पर जोर डाला। उन्हें याद आया कि जरीना की आखिरी बुनाई जोधा बाई की उस कीमती साड़ी पर थी जो अब गायब हो चुकी थी। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि जोधा बाई की साड़ी की चोरी का संबंध उनकी बेटी के अजाब से है। वह सोचने लगे कि क्या जरीना ने उस साड़ी से ही इलाही धागा निकाल लिया था। उसी रात मीर फराज फिर से कब्रिस्तान गए। उनके साथ उनका वफादार नौकर और फकीर भी थे। उन्होंने जरीना की कब्र फिर से खोदी। जैसे ही उन्होंने कब्र का ढक्कन हटाया, एक तेज काली रोशनी निकली और चारों ओर एक भयानक गंध फैल गई। उन्होंने देखा कि जरीना का शरीर जल रहा था और उसके होठों से एक काला धुआं निकल रहा था। मीर फराज और नौकर डर के मारे कांप उठे। लेकिन तभी फकीर ने उन्हें एक मंत्र पढ़ना शुरू करने का आदेश दिया, जो प्राचीन इलाही धागे के संरक्षकों द्वारा उपयोग किया जाता था। जैसे ही वे मंत्र पढ़ते गए, जरीना के होठों से धुआं कम होने लगा। फिर फकीर ने मीर फराज को अपनी बेटी के जले हुए होठों के अंदर देखने के लिए कहा। मीर फराज ने देखा कि वहां पर एक छोटा चमकीला सोने का धागा फंसा हुआ था। यह कोई साधारण धागा नहीं था, यह वही इलाही धागा था जिसे जरीना ने अनजाने में काट दिया था। मीर फराज ने कांपते हाथों से वह सुनहरा धागा जरीना के होठों से निकाला। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, धागे से एक शीतल दैवीय ऊर्जा निकली जिसने कब्र में जल रही आग को तुरंत बुझा दिया। जरीना का शरीर अब शांत था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मीर फराज ने धागे को ध्यान से अपने पास रख लिया। तभी उनकी नजर उस चमड़े के बक्से पर पड़ी जो दफनाते समय कब्र में गिर गया था। जब उन्होंने उसे उठाया और खोला तो उन्हें अंदर जो मिला उसे देखकर वे चौंक गए। बक्से के अंदर एक बहुत पुराना नक्शा था। यह फतेहपुर सीकरी के महलों का नक्शा था और उसमें एक जगह पर लाल रंग का निशान लगा हुआ था। नक्शे के नीचे लिखा था, इलाही धागे की असली अमानत यहाँ छिपी है। यह देखकर मीर फराज को एहसास हुआ कि जोधा बाई की साड़ी की चोरी, उनकी बेटी की मौत और यह बक्सा सब एक गहरी साजिश का हिस्सा थे। यह वही खजाना था जिसके बारे में शहर में अफवाहें फैल रही थीं, और यह खजाना शाही परिवार का नहीं था बल्कि इलाही धागे के संरक्षकों का था। फकीर ने मीर फराज से कहा, यह अमानत तुम्हारी बेटी की है, लेकिन इसे उसके सही मालिक तक पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य है। इस धागे का उपयोग केवल एक नेक और शुद्ध दिल वाला व्यक्ति ही कर सकता है। मीर फराज ने तुरंत उस रात महल में जाने का फैसला किया। उन्होंने उस नक्शे को अपने साथ लिया और चुपके से महल के अंदर चले गए। नक्शे में दिखाई गई जगह पर
उन्होंने एक पुरानी दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता खोजा। उस रास्ते से चलकर वे एक छोटे छिपे हुए कमरे में पहुंचे। कमरे के अंदर उन्हें जोधाबाई की चोरी हुई साड़ी मिली और उसके पास ही एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था जिसमें कई और सुनहरे धागे रखे थे। यह स्पष्ट था कि जोधाबाई की साड़ी में इलाही धागे का इस्तेमाल हुआ था और कोई इसे चुराकर यहाँ छुपाना चाहता था। मीर फराज ने जोधाबाई की साड़ी और सुनहरे धागों को लेकर महल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी उनके सामने एक परछाई खड़ी हो गई। वह वही रहस्यमयी महिला थी जिसने ज़रीना को चुनौती दी थी। महिला ने अपनी असली पहचान उजागर की। वह शाही परिवार की एक गुप्त जासूस थी जो इलाही धागे की संरक्षिका थी। उसने बताया कि जोधाबाई की साड़ी की चोरी की साजिश उसने खुद रची थी ताकि वह उन लोगों को पकड़ सके जो इस प्राचीन विरासत को चुराना चाहते थे। ज़रीना ने तुम्हारी अमानत में खयानत की है, लेकिन उसने अनजाने में यह किया है, महिला ने कहा। तुमने अपने कर्तव्य का पालन करके अपनी बेटी की आत्मा को शांति दी है। महिला ने मीर फराज को सलाह दी कि वे यह रहस्य हमेशा अपने पास रखें। मीर फराज ने चुपचाप महल छोड़ दिया। वह घर लौट आए जहां उनकी पत्नी और नौकर उनके लिए इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी की कब्र पर जाकर प्रार्थना की और अब उन्हें यकीन था कि उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी है। उन्होंने सोने का वह धागा लिया और उसे एक पवित्र स्थान पर रख दिया। अगले दिन मीर फराज ने शहर में सभी शील और दर्जियों को बुलाया। उन्होंने उन्हें अपनी बेटी की कहानी सुनाई, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वह इलाही धागा था। उन्होंने बस उन्हें यह बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने ग्राहक के धागों या कपड़ों के टुकड़ों को अपने पास रखता है तो वह एक बड़ा गुनाह है। इस घटना के बाद फतेहपुर सीकरी में एक नया नियम बन गया। सभी कारीगर, चाहे वे कितने भी गरीब क्यों न हो, अपने ग्राहकों की हर चीज, यहाँ तक कि एक छोटे से धागे को भी वापस करने लगे। इस कहानी का सार यह है कि अमानत में खयानत, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, एक बड़ा पाप है। इंसान को हमेशा अपने काम में ईमानदार रहना चाहिए और किसी भी तरह की बेईमानी से दूर रहना चाहिए।